जय हिंद दोस्तों। तो इसमें मात्रा को देखना था। लय की गति के मापने की क्रिया को मात्रा कहते हैं। मात्रा और लय दोनों एक दूसरे के पूरक होती है। एक मात्रा 1 सेकंड की माने और मात्रा की लंबाई बढ़ा दें, यदि 2 सेकंड कर दें तो विलंबित लय हो जाएगी। यदि मात्रा की लंबाई घटाकर आधे सेकंड की एक मात्रा कर दें तो द्रुत लय हो जाएगी। मात्रा की गति पर ही लय निर्भर करती है। जब दो मात्राओं के मध्य अंतराल अधिक हो तो लय भी धीमी होगी और अंतराल कम होगा तो लय तेज होगी। संगीत में व्यतीत हो रहे समय को मापने का साधन ताल है और ताल की सबसे छोटी इकाई अथवा पैमाना मात्रा है। मात्रा पर विचार करते समय लय को ध्यान में रखना जरूरी होता है। भिन्न भिन्न लयों में मात्रा की अवधि भी भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न मात्राओं के योग से ही एक ताल की रचना होती है। जैसे तीव्र ताल 7 मात्रा की है, इसमें 3 ताली हैं, इसमें खाली नहीं होती है। जैसे बोल दिया है धा, दिन, ता, तित, कत, गद, गन। तो ये भी बताया गया है कि आप चिन्ह के माध्यम से कहाँ ताली है कहाँ खाली है। इसमें 3 ताली है और खाली नहीं है। तो ताली है, धा पे है, तिट पे है और गदी पे है। तो इस तरीके से आगे की विवरणी देखते हैं। विभाग क्या है? प्रत्येक ताल के कुछ खंड होते हैं जिन्हें विभाग कहा जाता है। किसी भी ताल की मात्रा और स्थान विशेष को पहचानने की सुविधा के लिए उसे अलग अलग खंडों या विभागों में बांटा जाता है। हर विभाग एक नई ताली या खाली का सूचक होता है। जैसे रूपक में 1 खाली और 2 ताली है तो रूपक में 3 विभाग है। चौताल 4 ताल में 4 ताली और 2 खाली है तो उसके विभागों की संख्या 6 है। विभाग के चिन्ह या ची के रूप में खड़ी रेखा ची का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, चौताल के बोल है धा धा दिन ता कित, धा दिन ता तित कत गद गन। चिन्ह भी दिया गया है। इसमें 1 खाली भी है, 2 खाली है और 4 ताली है। और नेक्स्ट है ताली एवं खाली क्या है। जब किसी ताल को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है तो उन सभी विभागों की पहचान के लिए 2 अलग अलग क्रियाओं का सहारा लिया जाता है। पहला सशब्द क्रिया होता है और दूसरा निःशब्द क्रिया होता है। सशब्द क्रिया को साधारण बोलचाल की भाषा में ताली या आघात कहते हैं। बोलो कि पढ़त करते समय ताली को दोनों हथेलियों को जोड़कर एक ध्वनि उत्पन्न करके दिखाया जाता है, यही सशब्द क्रिया होती है। खाली अर्थात रिक्त या शून्य खाली का प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए हाथ को हिलाकर शून्य भाव का बोध कराया जाता है, यही शब्द निःशब्द क्रिया होती है। दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में इसके लिए विसर्जितम शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा गया है कि खाली अर्थात रिक्त या शून्य खाली का प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए होता है। तो शून्य से खाली को प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः ताली वाले स्थानों पर संयुक्त वर्ण जैसे धा, धिन आदि का ही प्रयोग होता है, जबकि खाली के लिए ता, तिन आदि बोलों का प्रयोग किया जाता है। खाली सामान्यतः ताल के मध्य में होती है। त्रिताल में 9वीं मात्रा पर, झप ताल में 6वीं और कहरवा में 5वीं मात्रा पर। किसी भी ताल में जिस मात्रा पर खाली होती है वहाँ प्रायः बंद बोलों का प्रयोग होता है, लेकिन इस नियम का बहुत कठोरता से पालन नहीं किया जाता है। किसी भी ताल में खाली के 2 विभाग एक साथ नहीं होते, जबकि ताली के कई विभाग एक साथ हो सकते हैं। भातखंडे पद्धति में ताली दर्शाने के लिए क्रमशः ताली की संख्या लिखी जाती है और इसे 0 चिन्ह से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोले धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा और धा पे यहाँ पे खाली रहेगा। फिर तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, यानी कि इसमें 3 ताली है और 1 खाली है जो कि 9 पे है। ये 3 ताल है, 16 मात्रा का इसका विभाग है, 16 मात्रा है और 4 विभाग है।
अब सम क्या है? किसी भी ताल की प्रथम मात्रा पर सम होती है। गीत, गत अथवा नृत्य में इस स्थान पर विशेष जोर दिया जाता है। वैसे तो सम किसी भी ताल की प्रथम मात्रा को कहते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप रूपक ताल को छोड़ दें तो सम पर प्रायः ताली ही होती है। इसलिए ताल की अन्य मात्राओं की अपेक्षा इस मात्रा पर अधिक बल दिया जाता है। इसे हाथ पर ताल देकर भी दिखाया जाता है। सम किसी भी ताल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। संगीत में आनंद का केंद्र सम ही है। भातखंडे ताल पद्धति में इसे क्रॉस से दर्शाया जाता है। जब हम कोई बंदिश गाते हैं या नृत्य में तत्कार इत्यादि पेश करते हैं तो सम की महत्ता समझ में आती है। गीत, वाद्य और नृत्य को लय के अनुसार कलाकारों स्वरों टुकड़ों को अलंकृत करता है। इस अलंकरण के पश्चात जब कलाकार सम पर आकर मिलता है तो समाहित होता है तो एक अलग भाव की सृष्टि होती है। आते हैं हम बस 2 मिनट में। बस 2 मिनट भी नहीं लगा, मैं पहले ही आ गई। तो हम लोगों ने पढ़ा था भातखंडे ताल पद्धति में इसे क्रॉस से दर्शाया जाता है। जब हम कोई बंदिश गाते हैं, नृत्य में तत्कार इत्यादि पेश करते हैं तो सम की महत्ता समझ में आती है। गीत, वाद्य और नृत्य को लय के अनुसार कलाकारों स्वरों टुकड़ों से अलंकृत करता है। इस अलंकरण के पश्चात जब कलाकार सम पर आकर मिलता है तो समाहित होता है, एक अलग भाव की सृष्टि होती है। गायक, वादक और नर्तन सम को अपने घर जैसा मानते हैं। जिस तरह प्रातः काल एक व्यक्ति कामकाज के लिए निकलता है, समय अनुसार विभिन्न तरह के क्रियाकलापों से कार्य को निपट कर रात को उसी घर में लौट आता है, ठीक इसी तरह कलाकार एक मुखड़े को गाकर बजाकर प्रदर्शन आरंभ करता है। मुखड़े के बाद सम आते हैं। विभिन्न तरह के टुकड़े लयकारियों का सहारा लेकर मूल स्वरों के साथ अपनी कला को उभरते हुए वापस सम पर आकर मिलते हैं। जैसे रूपक ताल में भातखंडे ताल लिपि में देख सकते हैं। यहाँ बोल है 3 3 ना धिन ना धिन ना, यानी खाली पहले पे ही है इसमें, और फिर 2 ताली हैं। ठेका, ठेका क्या है? ठेका उत्तर भारतीय संगीत की वह विशेषता है जो अन्य संगीत शैलियों में लगभग नहीं के बराबर पाया जाता है। किसी भी ताल का वह मूल बोल जिसके द्वारा उस ताल को पहचाना जाता है, उस ताल को ठेका कहलाता है। इस ठेके की रचना उस ताल की प्रकृति, गति, प्रकार और ताली, खाली विभाग आदि के ध्यान में रख करके की जाती है। जैसे झप ताल की गति अगर देखें तो 2-3-2-3 की है, तो इसका ठेका उसी प्रकार चलेगा। जैसे इसमें 2-3 और 2-3 शब्द हैं। देखिए यहाँ पे ये देखना है, 2-3 शब्द हैं तो 10 मात्रा बन जाती है और इसके 4 विभाग बन जाते हैं। और 10 मात्रा 4 विभाग ये किस में हैं? तो झप ताल में हैं। और पहली पे सम है और इसमें 2 ताली है, 1 खाली है जो कि 6 पे है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटकीय संगीत और पाश्चात्य संगीत में ताल तो हैं, किंतु उनकी शैली में ठेके के सुनिश्चित बोल नहीं हैं। गायन की प्रकृति के अनुसार ताल के स्वरूप को ध्यान में रखकर अनुकूल बोलों का वादन किया जाता है। आवर्तन या आवृत्ति क्या है? किसी भी ताल की प्रथम मात्राओं के अंतिम मात्रा तक का क्षेत्र उस ताल का एक आवर्त या आवृत्ति या आवर्तन कहलाता है। दूसरी बार जब वह ताल आरंभ होता है तो उसका दूसरा आवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए सूल ताल एक आवर्तन 10 मात्रा का होता है। इसमें 10 मात्रा बजने के बाद फिर दूसरा आवर्तन शुरू होता है। सारांश, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विकास एवं संगीतज्ञों के नवीनतम चिंतन के कारण गायन वादन के सभी प्रकरणों को विशेष शब्दों द्वारा नामांकन किया गया है, जैसे नाद, श्रुति, स्वर, राग, लय और मूर्छना इत्यादि। गायन वादन प्रदर्शन कला, ध्वनि में सुर और ताल को पहचान कर विभिन्न उपायों से प्रदर्शन ही मूल है। विभिन्न उपाय प्रकरण को ही सुधीजन ने नामकरण किया और शताब्दी दर शताब्दी, पीढ़ी दर पीढ़ी पारिभाषिक शब्दों से सशक्त किया है। विशेष शब्द इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा है उसकी विवरणी दिया हुआ है। भारतीय संगीत में प्रथम
वर्ष 1896 में स्थापित श्री पार्थ सारथी स्वामी सभा देश की सबसे पहली और प्राचीन सांस्कृतिक संस्था है, जिसकी स्थापना श्री मणि तिरुमल्लाचार्य ने दक्षिणी भारत में भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की थी। इस संस्था को श्री पार्थ सारथी स्वामी सभा से पहले संगीत विद्वत सभा के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ तीसरा चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। ये प्रश्न कुछ दिए गए हैं तो आप इसे बना सकते हैं, यहाँ मैं कभी इसे सॉल्व करवाऊंगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 शुरू किया जाएगा नेक्स्ट डे से। तो अभी हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।